जो दिमाग है वो जंग में ही अटका हुआ है, उसके अलावा किसी और टॉपिक पे बात करने का मूड ही नहीं हो रहा। और 6 सितंबर का हम सुना करते थे, वंस अपॉन अ टाइम पाक फजाइया का दिन मनाया जाता था। 7 सितंबर तो पाक फजाइया का दिन मनाया जाता था। होता यह है कि जब कुछ चीजें मनफी होना शुरू होती है ना, तो फिर दिमाग में मनफियत घुस जाती है और फिर हम हर पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव लेना शुरू कर देते हैं। ये इंसानी फितरत है। आपकी किसी से दुश्मनी हो जाए तो उसका हर अच्छा काम भी आपको बुरा लगने लगता है। फौज के साथ भी यही हुआ है पाकिस्तान में। कुछ सियासी हालात की वजह से, कुछ सिस्टम की वजह से, सिस्टम हमारी एक इस तरह है, कभी अकेले में अच्छाओं में आएंगे तो बताऊंगा। हुआ ये था, मैं इस जंग जीतने से, जो पाकिस्तान जंग जीता है, इसलिए खुश हूं कि जो सुबह शाम हमारे मुनाजरे और बहसें होती थी ना, जिसमें दर्द सर के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता था, वो पाकिस्तान आर्मी ने, एयरफोर्स ने और नेवी ने, मुसल्ला फौज ने मिलकर 2-4 घंटे में वो सारे इश्कालात खत्म कर दिए। हुआ ये था कि जितने गुनाह है ना, वो सारे फौज के खाते में डाले जा रहे थे। बांग्लादेश इन्होंने तोड़ा, 65 की जंग ये हारे, हालांकि वो जंग जीते थे हम। और उस पे अयूब खान को आर्मी में खास ओहदा होता है, फील्ड मार्शल का खिताब मिला था। वो जंग हम जीते थे, हारे नहीं थे। 71 में बांग्लादेश पूरी कौम ने फैसला कर लिया था कि हमने अलग होना है। तो जब पूरी कौम किसी स्टेट में फैसला कर लेती है, तो इसमें आर्मी के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो सबको भून डाले या हथियार डाल दे। लेकिन लोगों ने वो भी फौज के खाते में डाल दिए कि ये फौजियों ने तोड़ा है बांग्लादेश। दुनिया में कोई भी जो अस्करी ताकत होती है वो अपने मुल्क को कभी भी नहीं तोड़ती, क्योंकि उसमें उसको कोई फायदा नहीं है। इतनी ज्यादा फौज की नफरत लोगों के दिलों में डाल दी गई थी कि बांग्लादेश भी इन्होंने तोड़ा है। अब बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। मैं लोगों से कहता था कि रोजाना फौजी वहां लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। अल्लाह न करे ये तहरीक कामयाब हो गई तो जिन्होंने सबसे ज्यादा जाने दी हैं, ये जुर्म भी उन्हीं के खाते में डाल दिया जाएगा कि इन्होंने तोड़ा है। ये चल रहा था सोसाइटी में। किसी से बात करो तो ऐसा लगता है करंट मार रहा है। वो कह रहे हैं ये फौज के पिट्ठू है। हम जब बात करते थे ना, ये बूट पॉलिशी है, ये फौज के पिट्ठू। हम लोगों से हाथ जोड़ के कह रहे थे, मेरे भाई हम फौज के पिट्ठू नहीं है, ना हमें वहां से 5 रुपए भी नहीं मिल रहे। हम मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तुम्हारे पास कोई अगर मजबूत इदारा है जो मुल्क को बचाएगा, वो सिर्फ फौज है। उसके अलावा तुम, हमारे पास बचा कुछ भी नहीं है। तो जो ताकत तुम्हारे कंट्री को बचा सकती है, सारे इल्जामात तुम उसी के खाते में डाल रहे हो। ये भी इसने किया, ये भी इसने किया। भाई जितना है जुर्म है। अगर आप समझते हो जनरल मुशर्रफ ने जो अड्डे दिए थे अमेरिका को, वो गलती थी, उस गलती को गलती कहा जाएगा। वो 100% गलती थी। लेकिन ये नहीं है कि आप अब हर गलती किसके खाते में डालो, फौज के। अच्छा, उस गलती की फौज ने तलाफी भी की है, एक बार नहीं 100 बार तलाफी की है। फिर उसकी तलाफी का मतलब तो समझते हैं ना भाई, अगर एक गलती की है, उससे जो नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की कमी भी किसने की है? फिर फौज ने की है। तो सुबह शाम मुनाजरे हो रहे, बहसें हो रही, समझा रहे हैं लोगों को कि भाई ये एक आलमी मसला है, ये कंट्री का मसला नहीं है। जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, उन्होंने इराक को हदफ बनाया क्योंकि वो एक पावरफुल इस्लामी स्टेट थी, उनके पास एक ताकतवर फौज थी। लीबिया इकोनॉमिकली भी मजबूत था, अस्करी लिहाज से भी मजबूत था, उसकी वाट लगाई। फिर उन्होंने शाम में फसादात करवाए। तो अब नंबर किसका है? पाकिस्तान का। दुनिया को हम बता रहे हैं, उलमा बता रहे हैं, पढ़े के लोग समझा रहे हैं, भाई आप अपने फौज की, अपने मुल्क की कदर करो, वरना पाकिस्तान जाएगा आपके हाथों से। लोग समझ ही नहीं रहे बात। उसके बाद क्या हुआ है, जब इंडिया ने भड़कियां मारी हैं, धमकियां दी हैं, तो कितना नेगेटिव कमेंट्स लोगों के सुन सुन के डिप्रेशन में जाते। मैंने तो फिर मोबाइल देखना छोड़ दिया। दुनिया में किस कदर बड़ी बेगैरती है यार, आपके मुल्क को कोई धमकियां दे रहा हो और आपकी ताकत फौज जो है वो लड़ रही हो या लड़ने की बात कर रही हो, आप अपनी अस्करी ताकतों ही को आप डिमोटिवेट करना शुरू कर दें। अबे ये क्या लड़ेंगे, इनको आवाम से फुर्सत मिलेगी तो लड़ेंगे, वो मारे जा रहा है, ये कुछ भी नहीं। वहां से इतनी दूर से ड्रोन यहां तक पहुंचा कैसे? एक बेशरम ने तो वीडियो बनाई कि 24 मिसाइल उन्होंने दाग दिए। और क्या जंग जीतना किसे कहते हैं? तुम अभी तक तमाशे देख रहे हो, ड्रोन सारे निशाने पे आके लग रहे हैं, तुम तमाशे देख रहे हो। ये क्या लड़ेंगे? कार्टून बना बना के शाये कर रहे हैं। हमें बहुत अफसोस हो रहा है यार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है? सहाबा कराम को वक्ती तौर पे जंग में शिकस्त हुई थी, गज़वा उहुद में, तो भी आपने उस शिकस्त को शिकस्त बोलो नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से क्या फरमाया? ना ना ना, तुम तो लड़ने वाले हो भाई, पलट के हमला करने वाले हो। ये वक्ती तौर पर तो सबके साथ होता है जंग में,
तिल का लय्यामुन उदाविलुहा बैनन्नास, जंग में कभी हमें शिकस्त कभी उनको शिकस्त, ये तो जंग का हिस्सा है। सहाबा का आपने हौसला बढ़ाया, हालांकि वो जंग से फरार हुए थे, चंद असहाब वक्ती तौर पे वो फरार हुए। कैसी मोटिवेशन मिली सहाबा को, वापस पलटे और हमला किया और भगा दिया उनको। तो हम ये कह रहे थे भाई अगर फौज को बिलफर्ज शिकस्त हो भी रही है तो भी बोलो नहीं भाई हम तो पलट के हमला करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो गद्दार वतन लोग हैं उनके आप वीडियोस देखो, जंग जब होती है ना तो गद्दार और वफादार सामने आ जाते हैं। फिर हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, उनका तो बहुत पहले ही सही है उनका एक हक, वो कहते हैं भाई आपके पास आपकी फौज के अलावा बचा कुछ भी नहीं है। शुरू से ही 1-1.5 साल पुरानी वीडियो उनकी शाया हुई है, पहले भी शाया हुई थी। कितनी उन लोगों ने बुरा भला कहा उनको, जब उन्होंने एक आम फौजी के हाथ चूमे, लोगों ने कहा ये देखो किसी को देखना हो ना जामे तो रशीद फौज का टट्टू है, इस तरह के अल्फाज, तो ये देख लो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को फौजी के हाथ चूम रहे हैं। हम हर जगह वजाती बयान दे रहे हैं, ओ भाई एक फौजी का हाथ चूमने से फौज के टट्टू कहां से हो गए? अल्लाह के बंदो, ये तो लड़ने वाला आदमी है, इसकी तो कोई हौसला अफजाई नहीं कर रहा। एक बड़े बुजुर्ग उन्होंने कहा भाई तुम हमारे मुहाफिज हो। हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब बताते थे कि अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ना होता तो आज हमारी दाढ़ियां सलामत ना होती, आज हमारी पगड़ियां सलामत ना होती, तो मैदान में लड़ने वाले ये फौजी ना होते तो आज हमारी पगड़ियां सलामत ना होती, हमारी औरतों की इज्जतें महफूज ना होती। यकीन ना आए तो जाओ दोबारा हिस्ट्री पढ़ो भाई, हालात देखो जाके। पाक दामन औरतों की इज्जतें उछाली गई हैं इस्लामी मुल्कों में जहां उनकी फौजी ताकतें कमजोर हुई हैं। और ये इस्लाम दुश्मन कुव्वतें बड़ी बेगैरत होती हैं, ये कभी डायरेक्ट अटैक नहीं करती, ये हमेशा पहले उनकी अपनी अवाम को खिलाफ करती हैं। ये वहां की अवाम को ये मुखालफत पे लेकर आएंगे, अवाम को मुखालिफ करेंगे, फिर देखेंगे जब अवाम ही उनको मारने के लिए तैयार हो गई अपनी अस्करी ताकतों को, फिर ये अटैक करते हैं। इनका उसूल ही यही रहा है हमेशा से, यहां भी यही माहौल। आर्मी चीफ के कार्टून बन रहे हैं भाई, दुनिया में कहीं कोई मुल्क ऐसा नहीं होता जो अपनी आर्मी चीफ के कार्टून बनाना शुरू कर दे और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दे, चाहे आपको उससे कितना भी इख्तलाफ हो। इतना भौंडापन पाकिस्तान में हुआ है ना, जिनको भी मुल्क से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत, वो इस पे स्ट्रेस में थे, डिप्रेशन में थे कि ये गलत हो रहा है, लेकिन रोके कैसे? जो रोकने की बात करेगा उसको भी सरकारी दरबारी इसमें डाल दिया जाता। अब जब इंडिया ने धमकी दी है, उलमा मुतहर्रिक हुए भाई अब तो अगर इंडिया ने ये हमला कामयाब कर दिया तो अब तो गए हम काम से, क्योंकि अंदर जो खलफशार चल रहा है ना फौज के खिलाफ वो बहुत खतरनाक चल रहा था। इतनी वीडियोस टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे हर शख्स बकवास कर रहा है, और जब इंडिया धमकी दे रहा है तो जाओ पंजाबी तुम खुद जाके ये जंग लड़ो, हम तुम्हारे साथ नहीं है। ऐसा होता है यार। हालांकि जो मुहिब्बे वतन थे, बलोच, पठान, पंजाबी, सब एक प्लेटफॉर्म पे थे। चंद गद्दार हैं, चंद गद्दार। तो हमारे उलमा ने हमें कहा भाई वाघा बॉर्डर पे जाओ, इन फौजियों को हौसला दो। मुझे बड़ा डर लग रहा था, डर इंडिया से नहीं लग रहा था, मोदी से नहीं, डर ये था कि हमारी कौम ने जैसे फौजियों की वाट लगाई हुई है ना, ऐसे ही अगला नंबर किसका है? हमारा। लोग कहेंगे मुफ्ती साहब आपके चैनल को हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, आप भी फौज के पिट्ठू निकले, हम छोड़ रहे हैं। लेकिन मैंने दोस्तों से मशवरा किया, मैंने कहा भाई ऐसे मौके पे चढ़ते सूरज को तो सब सलाम करते हैं, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। अभी मौका है जाके इन फौजियों को हौसला। जब हम वाघा बॉर्डर गए फौजियों को नहीं पता था हम वाघा बॉर्डर जा रहे हैं। हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, 1 रुपया फौज से नहीं लेते भाई। मैं बार बार कहता हूं अगर फौज से 1 रुपया भी लेते होते ना तो जामे तो रशीद की 6-6 महीने की तनख्वाहें हम चंदे करके पूरी ना कर रहे होते। इस रमजान में कुछ मैंने चंदा दिया, कुछ दाएं बाएं लोगों ने, तो 6 महीने की तनख्वाहें रिलीज हुई हैं। 1 रुपया नहीं मिलता हमें फौज की तरफ से, 1 रुपया जिसे कहते हो। ये उन लोगों को जवाब दे रहा हूं कि जब हम फौज को अप्रिशिएट करते हैं, पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स की तारीफ करते हैं, जो लोग हमें सरकारी दरबारी और ये सब ताने देते हैं, तो मनफी सोच मत रखो। मनफी बातें करने वालों को लोग बहादुर समझते हैं, कोई बहादुरी नहीं है भाई। हकाइक को सामने रख के बात करनी चाहिए, जिसमें जितनी बुराई है उसको बयान करने में कोई हरज नहीं है। सियासी इख्तलाफात होते हैं। तो हम वाघा बॉर्डर पहुंचे, वहां फौजियों को नहीं इल्म था कि हम आ रहे हैं। इतना खुश हुए, वो जो कर्नल है ना जो मेरे साथ जिसकी तस्वीर आई है, जिन्होंने हमें जब देखा कि आ रहे हैं, इतना खुश हुए वो लोग कि यार लोग आए, हमें उलमा आए अप्रिशिएट करने के लिए। हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो हमारे शेख हैं, उन्होंने हमें कहा भाई जाएंगे हम वाघा बॉर्डर ऐसे मौके पे। तो वहां जब गए हैं तो इतना वो फौजी, वो कर्नल थे वहां पर, उन्होंने कहा वो भी इन्फेंट्री के थे। इन्फेंट्री में, आर्मी में इन्फेंट्री वो शोबा होता है जो लड़ने वाले होते हैं। आर्मी में भी डॉक्टर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, हर तरह के लोग। तो आर्मी की भी जो आर्मी होती है वो कौन होते हैं? जो
इन्फेंट्री में होते हैं, जिनका काम है जब लड़ाई होगी तो ये सामने होंगे। इतना खुश हुए और उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त कौम से सिर्फ हौसले की जरूरत है, क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखें और देखें कि लोग साथ नहीं दे रहे, ऐसा है नहीं, लोग दे रहे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ बेवकूफ गद्दार तो हर दौर में होते हैं। तो इतना उनका दिल खुश हुआ। फिर जो आपने देखा, हम बॉर्डर पे गए, तो तीसरा दौरा हुआ है मेरा वाघा बॉर्डर का, तो हमने अपने फौजियों को देखा, यार कैसे हैंडसम स्मार्ट फौजी है माशाल्लाह, खानदानी है, इतने ऊंचे ऊंचे कद वो वहां जो खड़े हुए थे। हमने कहा यार ईंटे वीटे लेकर आओ इनसे गले मिलने के लिए। तो वो अल्लाह का शुक्र है, वहां बहुत सारे चैनल्स आए हुए थे, उन्होंने उसको दुनिया भर में फैला दिया उसको। और आप हमारी जो हमने बात की वहां पे, या हमारा मीडिया ने जो बात की है, कितनी नपी तुली। आप ये सिर्फ मैदान की जंग नहीं थी, मीडिया की जंग भी थी। आप इंडिया का मीडिया देख लो, फेंके जा रहा है, लंबी लंबी फेंके जा रहा है, उछल रहा है। अबे टिक के बैठ के कोई खबर पेश कर दो यार। उस पे हमारे यहाँ लोगों ने कितनी मीम्स बनाई है। एक ने मीम बनाई ना, इंडिया का मीडिया, फिर कह रहा है पाकिस्तान की हम ऐसी की तैसी कर देंगे, कलाबाजी खाई लंगूर की तरह। वो पेट से कलाबाजी खा के वहां गया, पतला सा था ना, बहुत दुबला सा, पाकिस्तान ने ये कह दिया है, फिर कलाबाजी खा के उधर आया। फिर भाई टिक जा यार एक जगह, हमला तू कर रहा है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि हमने कर दिया है। हमारे मीडिया को देखें, कोई एक झूठी खबर, जहां तक मेरी मालूमात है, कोई झूठी खबर नहीं है। ISPR का जो बयान आ रहा था, कितना नपा तुला, लोग कह रहे थे ये तो डरा हुआ है। ये तो भाई डरा हुआ नहीं है, वो चीखो पुकार नहीं कर रहा, वो तमीज से बात कर रहा है। वो कह रहे भाई मोदी, जो तुम कह रहे हो ना कि ये हमला हमने किया, हमने नहीं किया। जब हम करेंगे तो हमें बताने की जरूरत नहीं होगी, दुनिया कहेगी कि हो गया ये बहुत, तो तुम खुद चीखोगे। खुद कमबख्त करवा रहे हो और डाल किस पे रहे हो? हम पे डाल रहे हो, पाकिस्तान पे डाल रहे हो, कर खुद रहे हो। तो हमारी स्टेटमेंट भी वहां बड़ी नपी तुली थी। बाज मीडिया वालों ने कोशिश की हमें भड़काने की, मैंने कहा भाई इंडिया से हमारी कोई दुश्मनी ना पहले थी ना अब है, ना इंडिया वालों से हमारी कोई दुश्मनी ना पहले थी ना अब है। भाई इंडिया में भी लोग इंसान है, हिंदू मुस्लिम। 2010 और 11 में इंडिया से कितने अच्छे ताल्लुकात थे। तो मसला इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, मसला एक शख्स का है, जिसको क्या कहा जाता है, मोदी। उसकी खोपड़ी क्या हो गई है, आउट हो गई। लेकिन आप उन लोगों को देखो, उनके जो स्टेटमेंट है, पूरा मुल्क ही वो कहते हैं ये पाकिस्तान का वजूद ही मिटना चाहिए। सारी दुनिया में दहशतगर्दी का ठेका पाकिस्तान ने लिया हुआ है, सारी दुनिया। भाई तुम अटैक में पहल तुम कर रहे हो और दहशतगर्द किसे कह रहे हो? पाकिस्तान को कह रहे हो। तो बहुत अरसे से ना ये नेगेटिविटी चल रही थी, ये फौज कुछ नहीं कर सकती, ये फौज अपने लोगों को मार सकती है बस, और कुछ नहीं हो सकता, ये हो सकता है। और फिर ISPR का जब बयान आया तो भी बहुत से जो गद्दार लोग हैं, अब ये आज मैं कमेंट पढ़ रहा था DG ISPR का पुराने बयान का, पर कह रहे थे इसके तो स्टाइल से लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। नीचे लिखा, इसके तो बोलने से लग रहा है कि ये, तो तुम क्या चाहते हो, हम भी इंडिया के मीडिया की तरह गद्दों पे लंगूरों की तरह कलाबाजियां खाना शुरू कर दे, चीखना शुरू कर दे? तो मुझे याद है परसों रात को मेरी तबीयत असल में सफर की वजह से ना 3-4 दिन खराब रही है, वरना मैं इस जंग में पूरा इन रहता वक्त, पूरी जो है ना आपको खबरें देता रहता मैं। लेकिन वो 2-4 दिन से मुझे नजला बहुत ज्यादा हो रहा है, और वो जहाज में जब जहाज नीचे आता है ना तो नजला सारा ऊपर जाता है। मेरे इतने इस दौरान सफर हुए हैं कि जब मैं लाहौर से आ रहा हूँ, उसे लाहौर से आते हुए पायलट लेके भी बड़े लंबे रास्ते पे गया, बोला वो तो इंडिया का बॉर्डर करीब है, थोड़ा दूसरे रास्ते से लेकर गया, देर लगा दी उसने। तो यहाँ उतरा हूं, अगले दिन फिर मुझे मुल्तान जाना था। जब उतरा हूं तो सारा कान मेरा खराब हो गया ना, दर्द से नीचे दबाव आता है। अभी वो ठीक हुआ नहीं कि फिर मुल्तान की फ्लाइट थी, वो जहाज नीचे आया तो और खराब हो गया। फिर वापसी में PIA वाला तो बॉर्डर के ऊपर से लेकर आया है। PIA बड़ी मजे की चीज है यार, कभी अकेले में खुशबू लगा के आओगे तो तुम्हें PIA के वाकयात सुनाऊंगा। बड़ी देसी फ्लाइट है, मजा आता है PIA में सफर करने, जल्दी भी पहुंचता है। वो एक्सीडेंट में फुल स्पीड में पाँव रख के पहुंचा देते हैं। ये मैंने 20 दफा तजर्बा किया है कि आप PIA से सफर करो, जल्दी पहुंचता है आदमी। कहां पहुंचता है ये एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल ठिकाने पर भी जल्दी पहुंच जाता है, जहां भी जाना हो जल्दी पहुंच जाता है। तो वो फिर जहाज नीचे आया, फिर कान बंद हो गए, वो मुसलसल। तो 2-4 दिन तबीयत इतनी खराब रही है कि मैं इस जंग को प्रॉपर वे में, जब हम फतह हुई है ना, तो जो खुशखबरी देनी थी वो भी नहीं दे पाया मैं। तो अब हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह परसों तरसों रात की बात है, जब ये आखिरी दफा इंडिया ने अटैक किया ना, बड़ा अटैक किया, इधर टीपू पे हमला किया, लाहौर के आर्मी के। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं ये फौज के जो ठिकाने उन पे हमला क्यों नहीं हो रहा, सिविलियन पे क्यों हो रहा है? हमारी बहसें हो रही है लोगों से। अच्छा, हम कहते हैं मोदी को यार फौजियों के ठिकानों को भी मारो, सिविलियन को क्यों मार रहे हो खाली तुम? बेवकूफों वाली बात है। वो सिविलियन पे कर इसलिए रहा है कि ताकि आवाम को उकसाए। भाई जब एक मुल्क में रहते हैं तो फौजी हो सिविलियन हो, हमारे लिए सबका खून
बराबर है। कुछ उलमा थे जो पॉजिटिव इस तरह की बातें कर रहे थे, अवाम की जो गद्दार वतन है मीडिया पे तो वही छाए हुए थे, क्योंकि ये नेगेटिव चीजें जो है ना ये बाहर का मीडिया फिर ज्यादा फैलाता है, बाहर का मीडिया ज्यादा फैलाता है नेगेटिव चीजें। यहाँ मुझे याद है एक साहब आए, मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब ये कैसी लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, वहां से ड्रोन आ रहे हैं, एक मिसाइल आ रही है, इसको जंग कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरा अगर कोई राब्ता हुआ मोदी से मैं बोलूंगा कोई बड़े बड़े बम फेंक यार। ये चल रहा था इन जंग के दिनों में, यानी भाई करने की बात करो यार, कौम ऐसी है बोलने से पहले सोचती नहीं है। तो कह रहे ये क्या चल रहा है, ये कौन सी जंग है। मैंने कहा बड़ा मिसाइल मंगवाते हैं जो डायरेक्ट अल्लाह न करे आपके घर पे लगे तो आपको लगे कि ये जंग है। एक ने कहा ये कैसी गज़वा हिंद है, वो फायर करते हैं अगले दिन तक कुछ नहीं होता, फिर अगले दिन इसको कहते हैं गज़वा हिंद। मैंने कहा गज़वा जंग को बोलते हैं भाई, जंगों के हर दौर में मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मिसाइलों की वॉर अलग होती है, तीरों की वॉर पहले दौर में अलग होती थी। गज़वा हुनैन में तो तीर चले हैं, वो कहीं ये कौन सी जंग है, घोड़ों से नहीं हो रही खाली तीरों से हो रही है। जंग का मतलब लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस जंग में दुनिया को जो दो बड़े मैसेज गए ना, एक तो हमारी फौज की तैयारी, ईमानी जज्बा कि पाकिस्तान अस्करी लिहाज से इंतहाई मजबूत कंट्री है, ये तो गया ही है पैगाम। कौम के आसाब कितने मजबूत हैं, ये तो ऐसा पैगाम गया है कि पूरी दुनिया डर गई है पाकिस्तानियों से। खुदा की कसम, हमने बाहर की भी ट्रैवलिंग की है, जरा सा भी खौफ होता है ना उन बाहर के मुल्कों में कि कोई मुल्क हमला कर रहा है, उनकी नींदें आराम हो जाती हैं। पाकिस्तानियों का हौसला देखो यार, ये 5-6 दिन जो गुजरे हैं ना, जितना पूरी कौम ने इन 5-6 दिनों को एंजॉय किया है, ऐसा लग रहा है इन सबकी शादियां हो रही है। जितना इस 5-6 दिनों में कौम ने एंजॉय किया ना, इतना शायद तारीख में कभी एंजॉय ना किया हो। इतने मजबूत, ये ईमान की बरकत है, ये इस्लाम की बरकत है। मैं अपने दोस्तों को मीम भेज रहा था, वो मैंने कहा यार ये खानदानी हो गया, खानदानी हो, अभी सुनाऊं आपको, खानदानी हो गया वो, अभी आपको सुना। उससे वो जो मीम आई है ना, ओहो हो यार, वो जब तक सुनाएंगे नहीं मजा नहीं आएगा यार, आज बयान का मूड ही नहीं हो रहा। वो जो मीम आई है ना, ओहो हो, जिसने बनाई है, अभी देखो यार, अभी है वो, हटो बच्चों यार, वो मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये जो राफेल तैयारा था ना, जब ये गिरा है तो कबाड़ में इसको लेके जा रहे हैं। ये वो फ्रांस का तैयारा है जिसका कौम ने ये हशर किया। एक बंदे ने कहा कराची में अभी अभी ड्रोन गिरा है, एक बंदा बाइक पे रख के भाग गया उसको। तो फौज भी तो इसी कौम से जाती है ना, फौजी भी तो यहाँ से। भाई ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता बाहर की दुनिया में, आप इसको मजाक समझ रहे हो। किसी कौम के आसाब इतने मजबूत हो कि जंग में वो इंजॉय कर रही हो, और मोदी धमकियां दे रहा हो तो लोग कह रहे शुरू क्यों नहीं कर रहा। कमेंट्स देखो, एक ने कहा जंग अगर इस दफा भी जंग नहीं हुई, मेरा तो जंग से यकीन ही खत्म हो जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हमारी सोसाइटी की पॉजिटिव गई हैं। ये बाहर के मीडिया ने भी इसको उठाया, क्या भाई ये मीम्स बनाए जा रहे हैं जंगों में। और इंडिया में क्या हो रहा है, जब वहां कोई हलाकत होती है तो मोदी के खिलाफ मुजाहिरे, हमारे यहाँ हलाकत हो रही है तो फौज के हक में मुजाहिरे शुरू हो गए, फौज के हक में मुजाहिरे शुरू हो गए। तो ये जो अल्लाह ने हमें फतह दी है, ये हल्की फतह नहीं है। माहिरीन जो जंग के माहिरीन है ना दुनिया भर के, सिर्फ अपने नहीं गैर भी, कहते हैं 4-5 घंटे के अंदर इतनी बड़ी ताकत का इतना बड़ा नुकसान करना, इसकी माजी में करीब में कोई मिसाल नहीं मिलती। इतना बड़ा नुकसान करना कि दुश्मन फौरन शिकस्त तस्लीम कर ले। आप कह सकते हैं मोदी ने तो नहीं कहा हमने शिकस्त, भाई ये शिकस्त ही है। वो कह रहे हैं हम हमला करेंगे और फौरन डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता करके कह रहे हैं जंग बंद कराओ। यही तो शिकस्त है कि जंग बंद कराओ, करा क्यों नहीं रहा, इतनी टाइम क्यों लगा दिया तुमने। तो वो उस पर भी लोगों ने मीम्स बनाई हैं। 4-5 घंटे में जो पाकिस्तान ने नुकसान किया है ना, पूरा एयर बेस उड़ा दिया उनका भाई, मिसाइल के पूरे जो जखायर थे ना, पूरे जखायर उड़ा दिए हैं, इतना एयर बेस उड़ा दिया। कश्मीर में अभी भी झड़पें चल रही हैं, कई चौकियां कब्जा कर ली हैं, वहां पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए हैं। अभी जो लड़ाई हो रही है ना, वो इंडिया कह रही है जो तुमने हमारे उनके ख्याल, जो उनका दावा है हमारे इलाके, ये इसको खाली करो। तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मैसेज गया अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैंने बीबीसी की रिपोर्ट खुद पढ़ी थी, बीबीसी तो हमारा नहीं है ना। बीबीसी ने कहा था कि अगर बांग्लादेश टूटने से पहले आईएसआई बन चुकी होती तो बांग्लादेश किसी का पाप भी नहीं तोड़ सकता। ये बाप का लफ्ज तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन उनके अल्फाज थे ये पॉसिबल ही नहीं था कि बांग्लादेश, क्योंकि उस वक्त हमारी खुफिया एजेंसियां इतनी मजबूत थी नहीं। बहरहाल बांग्लादेश टूट गया, उनका मसला है, लेकिन आज बांग्लादेश अल्हम्दुलिल्लाह किसके साथ है, हमारे साथ है। तो ये अब ये मौका है, मैं ये बात कर सकता हूं आपके सामने। अगर मैं
पिछले बयान में करता ना तो आप लोगों ने ही मुझे जूते मारने थे। अबे मुफ्ती साहब फौज की फेवर ले रहे, तो भाई बलूचिस्तान फौज नहीं तोड़ना चाहती, फौज बलूचिस्तान को बचा रही है। वहां की जो शिद्दत पसंद तहरीकें हैं वो खुद ही नहीं चाहती बलूचिस्तान डेवलप हो। कोई पंजाबी जाता है उड़ा के मार देते हैं उसको। तो बलोच में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मुहिब्बे वतन है, वो भी इस आजादी की तहरीक से परेशान है, क्योंकि उनको पता है ये आजादी नहीं है, ये असल में पाकिस्तान से निकल के हम इंडिया के गुलाम बनने के लिए जा रहे हैं। तो इंडिया वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है ठीक ठाक तरीके से। इसी तरह जो इस्लाम के नाम पे मुल्क में धमाके हो रहे हैं, तहरीकें हो रही हैं, इसके पीछे भी दूसरी कुव्वतें हैं। तो अब आपने करना क्या है? सबसे पहली बात ये कि अपनी अस्करी ताकतों की कदर करनी है। मैं नहीं कहता हर चीज में उनको फेवर दो भाई, या मैं कभी ये जिम्मेदारी नहीं लेता कि फौज में जितने ऑफिसर हैं सारे दूध के धुले हुए हैं। हर इदारे में करप्शन भी होती है, हर इदारे में नेक लोग भी होते हैं, सब कुछ सब जगह चल रहा होता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता भाई कि मौलवियों में 2 नंबर भी मौलवी हैं तो लिहाजा ये मौलवी सारे क्या हो गए, गलत हो गए। ऐसा नहीं होता, सारे मौलवी कभी गलत नहीं होते। डॉक्टरों में चंद 2 नंबर डॉक्टर भी होते हैं, तो कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि सारे डॉक्टर क्या है, ये डॉक्टरी का शोबा ही गलत है। डॉक्टरी के शोबे को गलत कह दिया ना आपने, इसका मतलब आप लोगों की सेहतों से खेलना शुरू कर दिया आपने। तो इस तरह फौज में ये कहना कि सारे ही 2 नंबर हैं, पूरी आर्मी ही गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका नुकसान क्या होगा कि इसका मतलब आप अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। और ये जो मनफियत हमारे दिमागों में घुसी हुई है, इसको निकालने की जरूरत है। और एक इंतहाई अहम तरीन बात यह है कि फौज अच्छी है बुरी है भाई, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन नहीं है आपके पास। जब ऑप्शन ही नहीं है तो फिर ये सोचने का क्या फायदा अच्छी है बुरी है भाई? ऑप्शन नहीं है। आपके मुल्क को बचाने के लिए ये जो एटमी पावर पाकिस्तान बना है ना, अब बहुत सारी बातें खुल के बयान नहीं की जा सकती हैं, इसमें सिविलियन को भी कुछ क्रेडिट दिया जाता है, होगा, लेकिन असल में ये क्रेडिट सिविलियन का इतना ज्यादा है नहीं, ये जाता है क्रेडिट भी फौज को। फौज ने भी सिविलियन से ये काम करवाया है कि तुम्हारे बाप को भी करना पड़ेगा, वरना हमारे कुछ सिविलियन ऐसे थे जो सियासी हुक्मरान जो अमेरिका से पैसे लेके एटमी जो प्रोग्राम है उससे दस्तबरदार हो रहे थे, उनको भी डंडा दिखाया। ये भी फौज ने डंडा दिखाया था कि आपको साइन करने पड़ेंगे इसके। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी फतह है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें मुल्क की हिफाजत करनी है, और हमें मुल्क की हिफाजत करने के लिए अहम तरीन बात यह है कि देखो, अगर ये मुल्क में इस्लामी जज्बा ना होता ना, इस्लामी जज्बा ना होता, अच्छा ये जो पायलट गए हैं ये सारे मौत पर बैत करके गए हैं, मिशन कंप्लीट किए बगैर वापस नहीं आना। ये जज्बा किसी हिंदू में हो नहीं सकता, ये जज्बा हो नहीं सकता किसी हिंदू में, क्योंकि वो क्यों मरेगा भाई? वो सैकड़ों पत्थर के बने हुए बुतों को पूजते हैं, वो क्यों उन बुतों के लिए जान देंगे? उनको पता है तुम क्या हो जिसकी वजह से हम तुम्हारे लिए जान दें। वो ज्यादा ये करेंगे, राफेल पे एक नींबू और वो क्या था, नारियल, वो रख देंगे। इसके ज्यादा बेचारे नहीं कुछ कर सकते। हमें तो, हमारे पास तो जज्बा है, शहादत के लिए तड़पते हैं लोग, तो हमें तो भाई यकीन है कि शहीदों के, हदीस में आता है शहीद का खून जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता है, सिवाय कर्ज के। ये कर्ज में इसलिए हदीस में आता है, और ये बता इसलिए रहा हूं कि लाहौर में एक ताजिर है, उन्होंने मुझे बताया फैसलाबाद में, कहते हैं यार जब से जंग शुरू हुई है लोगों ने पैसे खाना शुरू कर दिए, लोगों को मौका मिल गया। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जिसको बोले यार मेरे पैसे थे, कह रहे तू पैसे मांग रहा है, तू जंग हो रही है, तुझे पता नहीं है जंग हो रही है। तो इसका बाज लोगों ने नाजायज फायदा भी उठाया, पैसे खा रहे हैं कि मैंने कहा भाई उनको बोले जंग हो रही है इसलिए पैसे दे दो, क्योंकि शहीद का हर गुनाह माफ होता है, कर्ज माफ नहीं होता। लेकिन पाकिस्तानियों को तो पैसे दबाने का मौका मिल गया। जब कोई मसला, अबे तू ये बात, बच्चों ने अब्बा से कहा अब्बा आप शादी कर दो, अब तो मैं कमाने लगा हूं, अबे तू शादी की बात कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? उधर जंग छिड़ी हुई है, दुकानदार के पैसे आप खा के बैठे हुए हैं राशन के, दुकानदार कह रहे हैं पैसे दे, अबे तू राशन की बात कर रहे है पैसों की, उधर जंग छिड़ी हुई है। लोगों ने ये भी बहुत, तो अल्लाह का बड़ा फजल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने ऐसा मुंह तोड़ खानदानी जवाब दिया। हमारे पायलट उड़े, उन्होंने अपने खून से जो है वो थम लगाया और गोया मौत पे बैत करके गए, वो कि मिशन कंप्लीट किए बगैर वापस नहीं आएंगे। वो वीडियोस मेरे मोबाइल में पड़ी हुई हैं, लेकिन 12 जगहों की वीडियोस हैं, है तो बहुत सारे अटैक हुए, वो आप उन अटैक्स को देख लो और इंडिया के अटैक को देख लो, जमीन आसमान का। और पाकिस्तान ने सिविलियन पे नहीं कोई बम गिराया, सारा उनके आर्मी के एरिया पे अटैक करके ऐसी की तैसी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मोदी के खिलाफ अब तहरीकें चलना शुरू हो गई हैं। मुझे अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में मोदी नहीं आएगा इंशाल्लाह, इल्ला ये कि कोई सिस्टम कर दे वहां पे, तो एक अलग बात है, लेकिन उनकी फौज इस सिस्टम के काबिल भी नहीं है, ये दम भी हमारी फौज के पास है, हटा बे इसको लेकर। अच्छा खैर, तो ये फतह है अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे सबको बहुत बहुत मुबारक।
और हमारी तरफ से पैगाम है, पूरी कौम इस पे खुश है। और आखिर में ये बात दोबारा रिपीट करूंगा भाई, हमारे इंडिया के मुसलमानों से या हिंदुओं से कोई पड्डा नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। हमारे आधे से ज्यादा रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं। तो ये खास गवर्नमेंट है, ये हटेगी। कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो हम दोस्ती के लिए तैयार हैं। दोनों मुल्क को चाहिए तमीज से जिंदगी गुजारो, तिजारत को फरोग दो, टूरिज्म को फरोग दो। दोनों मुल्क वो लोग आए, घूमे फिरे, सवात मर्दान देखें, यहाँ के पठान देखें, तो इंडिया को अंदाजा हो कि पठान की डेफिनेशन क्या है, को पता चले कि पठान क्या होता है। यहाँ आए, बलोचों से मिले, मुहाजिरों से मिले, मुहाजिरों से मिलेंगे तो उनको वही जबान नजर आएगी, ठीक है ना। बलोचों से मिलेंगे, मेहमान नवाजी नजर आएगी। सिंधियों से मिले, पंजाबियों से मिले, पंजाबियों से मिले तो मस्ताई हुई कौम नजर आएगी। हर वक्त जुगतबाजियां, पंजाब में, लाहौर में, फैसलाबाद में इतनी जुगतबाजियां होती हैं, कभी सीधा जवाब देते ही नहीं है। किसी ने कहा कि यार ये ड्रोन सही सिम जो इंडिया ने जिन इलाकों को हदफ बनाया था ना, ड्रोन वहां गिर ही नहीं सकते क्योंकि ये सारे ड्रोन पंजाब से ऊपर से होकर आ रहे हैं और लाहौरी कभी किसी को सीधा रास्ता बताते नहीं है। लाहौरी सही रास्ता कभी बताते नहीं है, उन्होंने ड्रोन को भी गलत बताया हुआ है, उनके बताया फला का घर है। बहरहाल जो भी इसमें शहीद हुए, बहुत से लोग शहीद हुए इसमें, कुछ घरों पे मिसाइल गिरा है। मौलाना मसूद अजहर साहब के भी बहुत सारे रिलेटिव शहीद हो गए, और भी लोगों के मुरीद के पे भी हमला हुआ है, हाफिज सईद साहब के घर पे। उनका मुझे शहादत की तफसील मालूम नहीं है। हम रो रहे हैं, हाय ये क्या हो गया। शहादत मकसूद और मतलूब है मोमिन। जबकि हिंदुओं का कोई जब उनके जो मरे हैं तो आप वहां देखो तो कैसे सफे मातम बिछी है। हमारे किसी शहीद पे ऐसी सफे मातम नहीं बिछी, लोगों का और ज्यादा हौसला बुलंद हुआ। तो ये भी फर्क है, जब मुसलमान शहीद होता है तो घर वालों में और एक जज्बा पैदा होता है। काफिर जब मरता है तो सफे मातम बिछती है। क्यों? कुरान ने हमें बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू वक़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फिल अर्ज़ि औ कानू गुज़्ज़ल लौ कानू इंदना मा मातू व मा कुतिलू। ऐ ईमान वालो, तुम काफिरों जैसी बातें मत किया करो। काफिर क्या कहता है कि काश ये जंग में ना निकलते तो ना मरते। अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, वल्लाहु युहयी व युमीत। मौत और जिंदगी किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। आगे अल्लाह कहता है वला इन कुतिलतुम वला इन मुत्तुम औ कुतिलतुम लइलल्लाहि तुहशरून। तुम मरो या जंग में कत्ल हो जाओ, जाना किसके पास है? अल्लाह के पास जाना है। तो वो देख नहीं रहा तुम मेरी राह में शहीद हुए हो, उसका अजर देगा तुम्हें। हम भाई, मौत के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है, अल्लाह ताला हमें दोबारा जिंदा करेगा। तो हमारे पास तो हौसला है भाई, हमारे पास क्या है? कुरान की आयत है। काफिर के पास तो कुछ भी नहीं है, तो उसका रोना बनता है। हमें अल्लाह हौसले देता है। और एक बड़ी अहम बात यह है कि अल्लाह कहते हैं इन तकूनु तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून। अल्लाह कहते हैं मैदान जंग में तुम्हें जो शहादतें हुई, जख्मी हुए, कोई घबराने की बात नहीं है, उनके भी तो हुए, उनके भी तो हुए। और फरमाया ये जो मजे की आयत क्या है, वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून। तुम अल्लाह से उम्मीदें लगा के बैठे हो, उन्हें अपने पत्थरों के बनाए हुए बुतों से कोई उम्मीद नहीं है। उनको पता है ये कुछ भी नहीं कर सकते भाई, गाय कुछ भी नहीं कर सकती हमारा। हम मुल्क के लिए जान देंगे तो गाय हमें जन्नत नहीं देगी, ना ये पत्थरों के बने हुए बुत। तो अल्लाह कहते हैं काफिर जब मरता है और कत्ल होता है, उसका मुस्तकबिल तारीख, फिर भी वो मर रहा है और कत्ल हो रहा है। तुम्हें तो अल्लाह की तरफ से खुशखबरियां हैं, तो तुम क्यों गम कर रहे हो? तुम किस बात का गम कर रहे हो? कुरान में जितना अल्लाह ने जिहाद के अहकामात बयान किए ना, अच्छा जिहाद, इंडिया मीडिया क्या कर रहा है? जिहाद और फसाद को एक ही चीज बना के पेश कर रहा है। वो कह रहा है ये मौलाना आसिम मुनीर जो है, उन्होंने हमारे आर्मी चीफ का नाम क्या रखा हुआ है? मौलाना। अच्छा अजीब बात यह कि पूरी दुनिया हमारी आर्मी को मजहबी फौज कहती है और हमारा मजहबी तबका इसको सेकुलर आर्मी कहती है, सेकुलर फौज। अबे आसिम मुनीर कुरान की आयतें पढ़ रहा है, अबे ऐसे ड्रामे कर रहा है, अबे क्या कर रहा है? अबे मंजन है, कुरान के नाम पे ये लोग बेचते हैं मंजन। आर्मी चीफ ने क्या किया, जब ये बुनियानु मरसूस नाम भी कुरान से लिया है और जब ऑपरेशन शुरू किया है, लोग कह रहे थे बटन पे पाँव रख के भूल गया ये। एक साहब का मेरे पास मैसेज आया, मुझे पानी वानी का जाके पूछो, थोड़ा सा रेस्ट कर ले कि मिसाइलों के बटन पे पाँव रख के। मैंने कहा लग रहा है भाई वो हमारे आर्मी चीफ ने अपने मिसाइलों के बटन पे पाँव रख के किसी काम से चले गए, वो बटन फंस गया अंदर, थोड़ा झुक गए ना मिसाइल। अच्छा इधर ISPR का बयान आया कि हम जो करेंगे तो दुनिया देख लेगी। मेरा ख्याल यह तब एक आध महीने के बाद होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि बयान से तो ऐसे ही लग रहा था कि अभी इनका फौरन आधे घंटे बाद शुरू। तो वो बटन पे पाँव के, हमारे एक दोस्त का मैसेज आया, भाई ये क्या बटन पे पाँव रख के भूल गए हैं क्या? इंडिया भी चीख रहा था रोको रोको, खुदा के लिए हमले को रुकवाओ। तो वो आर्मी चीफ ने फजर के बाद कुरान मजीद की इस आयत की तिलावत की है कि
जो जो आर्मी चीफ है वो हाफिज कुरान भी है। अच्छा, हम लोगों को कहते थे यार ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारा आर्मी चीफ हाफिज कुरान है। कहता है भाई यही तो 2 नंबर ही है, ये लोग मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हमारे शेख हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, उनके तो सिविलियन से भी, आर्मी के ऑफिसर से भी, हर तरह के तबके से बहुत वो जरदारी को मेरे और आपसे ज्यादा अच्छा जानते हैं, और शहबाज शरीफ को मुझसे और आपसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। तो वो बताते थे ये जो आर्मी चीफ है ये तहज्जुद गुजार है, ये कभी नमाज कज़ा नहीं करता। मैंने आज तक ये बात मेंबर पे नहीं कही, मुझे पता था आप लोग जूते मारोगे, इसलिए कि आप बोलोगे बूट पॉलिशिया, क्योंकि ये फैशन ये चल रहा था। मैंने कहा भाई एक उसूली मौकिफ रखो, कौन तहज्जुद गुजार छोड़ो, हमें तो एक इदारे को फोकस करना है। वो तो मिले हैं ना, कहते हैं भाई इनका हौसला बहुत बुलंद है, अब से नहीं बहुत पहले से कह रहे हैं, बहुत बुलंद हौसले वाला आदमी है, ये तहज्जुद गुजार है, ये उलमा की बड़ी कदर करता है। तो हम भी कहते थे हजरत बस हम तक ही रखें, ये बाहर किसी को ना बताएं। लेकिन आज ये हिम्मत हुई है हम भी आपके सामने ये बातें शेयर कर लें। तो पूरी दुनिया कह रही है मौलाना आसिम मुनीर है, ये मुफ्ती आसिम मुनीर है ये, और हमारा सेकुलर तबका या हमारा जो लिबरल तबका है, जो मौलाना का तबका है, दीनदार तबका है, वो कह रहे नहीं है ये क्या है, सेकुलर है। सेकुलर लोग कह रहे हैं ये मजहबी है, और मजहबी लोग कह रहे हैं ये मजहबी नहीं है। ये नेगेटिविटी फैलाई गई है, ये दिमाग बनाया गया है, ये जहन खराब किया गया है, एक प्रोपेगेंडा किया गया है मुल्क को बर्बाद करने के लिए। तो उसने सुबह फजर के बाद ये आयत तिलावत की है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में लड़ते हैं सफ बस्ता होकर, ऐसे लड़ते हैं गोया कि वो सीसा फिलाई हुई दीवार है। और ये इसको नाम भी इसलिए दिया गया कि पाकिस्तान का इरादा था एयर अटैक करने का, खानदानी किस्म का एयर अटैक होगा, तो ये बुनियानुम मरसूस इसी को तो कहते हैं, सीसा फिलाई हुई दीवार। उन्होंने क्या नाम रखा, सिंदूर। उस पे इतनी मीम्स बनी है कि यार सिंदूर तो दुल्हन को लगाई जाती है, उस पे लोग बना रहे हैं कि यार सिंदूर के बाद, अच्छा मुझे नहीं पता था सिंदूर इसे कहते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, पठान दोस्त हैं, बड़ी मीम्स बनाते हैं यार। उसने मुझे बोला कि मुफ्ती साहब इंडिया ने मोदी ने सिंदूर लगा दी है, उसके बाद तो अब सुहागरात रह गई। मैं समझा नहीं क्या कह रही है, मैं समझा नहीं। मैंने कहा यार मैं आपके हर लतीफा मेरी समझ में आता है, ये मेरी समझ में नहीं आया। कह रहे मुफ्ती साहब सिंदूर लगा दी, अब हम सुहागरात मनाएंगे। मैंने कहा क्या कह रहे हो? फिर उसने बताया सिंदूर दुल्हन के लगाई जाती है, और तो बस नाम भी तुम यार क्या रख रहे हो सोच के, तो ये मोदी है, ये इंडिया नहीं है, ये क्या है? कोई अच्छी हुकूमत आए तो सेट हो जाएगा मामला। तो पागल हो गया, ये दिमाग खराब हो गया, इसका झड़िया गया है, इतना अल्लाह ने जलील कर दिया ना इस आदमी को। लेकिन वही बात है, जब बहुत ज्यादा कोई शख्स जलील हो जाता है ना, तो उसको बेइज्जती महसूस होती नहीं है, बेइज्जती भी इज्जतदार आदमी को महसूस होती है। तो वो कैसा, वो कुरान की आयत पढ़ी कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, उसके बाद फायर का ऑर्डर किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर एयरफोर्स ने जो अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए हैं। क्या ये जो JF-17 है, इसके बारे में 8-10 साल पहले हमने किसी वर्कशॉप में ना, हमारे एक दोस्त हैं साइंटिस्ट है, वो उन्होंने हमें वर्कशॉप करवाई थी और बताया था JF-17 क्या है, इसमें क्या क्या खासियतें हैं। तो जब वो कराई उन्होंने, तो 1% इंसान को लगता है कि फेंक ना रहे हो। बाज़ दफ़ा ये होता है ना भाई, अपनी फजाइल सुनाने में तो कुछ लोग फेंक भी रहे होते हैं, तो हमें लगा कि ऐसा ना हो कि अप्रिशिएट करने के लिए फेंक दियो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये हमने JF-17 के कारनामे देखे हैं, तो अंदाजा हो गया भाई वो 1% भी उस वर्कशॉप में कोई गलत चीज नहीं थी। जो प्रोजेक्टर पे उन्होंने दिखाया ना कि अच्छा पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वेपन बना लिए हैं, आपको लगेगा मैं मुबालगा कर रहा हूं, लेकिन ऐसे वेपन बना लिए हैं जो अब उनमें से कुछ वेपन ऐसे हैं जो अभी तक इसराइल के पास भी नहीं है। तो वेपन की टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका है। तो ये बहुत बड़ी फतह है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सबको इस पे खुश होना चाहिए। और अल्लाह ने हमें फतह के बाद के अब भी बताया कि क्या करना है। अच्छा, इस फतह के बाद जो दोबारा अब झड़पें हो रही है ना, ये क्यों हो रही है? तो माहिरीन कहते हैं कि ये इसलिए हो रही है कि इतनी बड़ी जिल्लत मोदी को हुई है ना, कि वो अगर फौरन फायरबंदी का ऐलान कर देता तो बहुत ज्यादा जिल्लत हो जाती। उसने अपनी झीप मिटाने के लिए ना, झेप मिटाने के लिए थोड़ा सा जंग को बाकी रखा है। तो ये क्योंकि इनकी फौज में 2 धड़े बन गए हैं, फौज को तो बहुत ज्यादा जलील कर दिया ना मोदी ने, तो फौजियों में उनके 2 धड़े बन गए कि यार तूने हमारे साथ किया है, हमारी 2 टके की तूने छोड़ी नहीं है। 2 टके की दुनिया भर में जलील हुई है इंडियन आर्मी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई है, पूरी दुनिया में। और जो राफेल की तो फ्रांस की जिल्लत हुई है ना, फ्रांस कह रहा है ये पायलटों का कसूर है, हमारे तैयारे का कसूर नहीं है। असल में तो ऐसा ही है, असल में कसूर किसका है भाई? आप कितना ही अच्छा असलहा हो, आप अनाड़ी के हाथ में पकड़ा दोगे तो क्या करेगा वो? बंदूक तो, गोली तो फंसेगी ना उसमें। लेकिन जाहिर है पूरी दुनिया में राफेल तैयारे की
कि शेर्स गिर गए हैं, कबाड़ खाना बना दिया उसको, कबाड़ में भी शायद कोई लेने के लिए तैयार ना हो उसको। तो अब इतनी बड़ी जिल्लत है तो वो जिल्लत छीप मिटाने के लिए अपनी फौजियों को कुछ हौसला देगा, थोड़ी बहुत झड़पें करो, लेकिन उसमें भी मुंह की खानी पड़ी है। कश्मीर की बहुत सारी पोस्टों पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी का कब्जा हो गया है और उस पे पाकिस्तानी झंडे लहरा दिए। अंदर घुस गए हम लोग, अभी वो नहीं घुसे, अभी हम अंदर अल्हम्दुलिल्लाह घुस चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी ये जंग इस बात की हो रही है, तो इस पे खुश होना चाहिए। अब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है, जब भी तुम्हें फतह हो तो सबसे पहले किसका शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा। अल्लाह हमारे साथ ना होता तो सिर्फ जज्बे और हौसलों से कुछ भी नहीं होता। सबकी दुआएं हैं, लोगों ने रातों को उठ उठ के दुआएं मांगी है, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे शिकस्त होती तो 24 करोड़ की आवाम है भाई, जो हशर होता ना, आप शाम और लीबिया को भूल जाते। ये हिंदू है, इसके बारे में मशहूर है, सब हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, जो मुतशद्दिद हिंदू है, कि बदतरीन हुक्मरान और बेहतरीन गुलाम, समझ रहे हैं ना, बदतरीन हुक्मरान और बेहतरीन गुलाम। इस तरह के मुतशद्दिद लोग जब हुकूमत में आते हैं तो बदतरीन हाकिम होते हैं, फिर वो तो आप बाकी दुनिया को भूल चुके होते। तो ये अल्लाह ने हमें फतह अता फरमाई है, इस पे पूरी कौम के दिल खुश हैं। फौज को बहुत ज्यादा हौसला देना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं भाई, अपने बच्चों को फौज में भेजो, क्योंकि मुल्क चलता किससे है, सिस्टम से ही चलता है, हमारे यहाँ सिस्टम से नहीं चलता। तो अच्छे लोग फौज में जाएंगे। तो हमारे एक दोस्त हैं ब्रिगेडियर है आर्मी में, उनको मैंने कल फोन किया, मैंने कहा ये इतनी देर से हमला क्यों किया। उन्होंने कहा भाई हम हमले का प्रोग्राम था पहले से, लेकिन हम बैनुल अक़वामी दुनिया को दिखा रहे थे, क्योंकि हमने पहले हमला कर देते ना तो मोदी पूरी दुनिया को रोना पीटना शुरू कर देता। ये रोता भी आया करके ना, बेवा औरतें नहीं ऐसे करती, हाँ ऐसे करता, ये बहुत रोता पीटता दुनिया को, मुझे मार दिया। तो पाकिस्तान ने पहले होने दिया कि ताकि पूरी दुनिया को मैसेज चला जाए कि पहल हमने नहीं की, दिफा में हमारा और दुनिया भी कब इन्वॉल्व हुई है, पाकिस्तान बहुत पहले से अमेरिका से कह रहा है कि आप पढ़ो भाई, सुलो करवाओ, जू नहीं रेंगरी, जब कूटा है ना तबीयत से, फिर अमेरिका भी आया। ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते, इससे पता चलता है ये दुनिया डंडे की मानती है। ये दुनिया किसकी मानती है, दुनिया डंडे की जबान समझती है भाई। तो और देखो, हम गरीब हैं, कर्जों में डूबे हुए हैं। आखिरी बात करके बस ये टॉपिक खत्म करता हूं, हम कर्जों में डूबे हुए लोग हैं, हमें ताना दिया जाता है IMF से कर्जा लेते हो, तुम्हारा तो बच्चा कर्जों से में डूबा हुआ है। बच्चे ज्यादा पैदा कर लो, कर्जा कम हो जाएगा। एक पैकेज ये भी है मेरे पास, एक बच्चे पर अगर 1 लाख रुपए आ रहे हैं तो 10 बच्चे पैदा कर लो, वो 1 लाख डिवाइड हो जाएंगे, हर बच्चे को क्या 10-10 रुपए जाके डब्बे में डाल दे, कर्जा आधा हो जाएगा। एक पैकेज ये भी है मेरे पास। खैर, तो कर्जों में डूबे हुए हैं, गरीब हो, फलाना हो, हमें अगर हम पावरफुल है ना तो हमें इस गुर्बत पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि आप उन इस्लामी ममालिक को जाके देखो, मलेशिया को देख लो, और भी मैं एक एक मुल्क का नाम नहीं लूंगा बिला वजह, हम क्यों किसी की मुखालफत करें। ये वो लोग हैं जो समझौते कर चुके हैं, समझ रहे हो, जो गैरत पर सौदे कर चुके हैं, तभी ये इतना इकोनॉमिकली ऊपर पहुंच गए। इनके पास कोई मजबूत फौज नहीं है, ये एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो चुके हैं। तो आज हम भी अगर एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए, आर्मी को हम खत्म कर दें और हम कहें हमारा डिफेंस किसके हाथ में है, अमेरिका के हाथ में, और हम ये जो इस्लामी शिक़े हैं पाकिस्तान में इनको भी साइड पे लगा दें, तो मेरे भाई हम सोने के निवाले खाएंगे, सोने के निवाले। हम अबू दुबई बन जाएंगे, अबू ज़हबी, अबू दुबई, और फिर इस्राइल के कंटेनर हमारे यहां से गुजर के जाएंगे। तो हम लोगों ने उस तरह से पे समझौता, यानी गैरत पे समझौता नहीं किया है जैसे दूसरे कंट्री कर रहे हैं। तो जिसका नतीजा है फिर आप जब मुसलमान बन के जिंदगी गुजारोगे तो परेशानियां आएंगी। तो हमारी गुर्बत कुछ हमारे हुक्मरानों की पैदा करता है, लेकिन कुछ बैनुल अक़वामी साजिशों का हिस्सा है, वरना हम इतने गरीब थे नहीं। हमने जर्मनी को कर्जा दिया 1957-50 के करीब। उसके बाद हुआ क्या था, IMF वाले आए यहाँ पे, उन्होंने देखा यार ये तो बड़ा खाता पीता मुल्क है भी इस्लामी, तो इनको पैसे देना शुरू करो। हमारे हुक्मरानों को उन्होंने पैसे देना शुरू किए, बिके फिर ये लोग, और लेके आगे कुछ खुद खाए, कुछ लगा दिए। 2-4 ढक्कन वक्कन जो IMF से करोड़ों अरबों रुपए आते थे, उससे 2-4 ढक्कन खरीद के गटर में लगा दिए, बाकी सारे खा गए, तो मुल्क मखरूज होता चला गया। तो ये काम भी, जब आप किसी को फ्री में कुछ देना शुरू करते हो तो देखो, दुनिया में किसी से दुश्मनी निकाल ली हो ना, उसको फ्री खिलाना शुरू कर दो, वो किसी काम का नहीं रहेगा थोड़े दिनों में। तो एक आखिरी बातों से बात निकल रही है, आज भी कुछ लोग आए हुए थे, उनसे भी मैंने ये बात की, आपसे भी करता हूं। देखो, ये इस प्रोपेगेंडे में मत आओ कि पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट है। लोग ये कहते हैं कि इस्लामी मुल्क नहीं है, ना 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 ना। पाकिस्तान का जो कानून है ना, आइन में ये लिखा हुआ है कि यहाँ कोई कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं बनेगा,
ये इतनी मजबूत शिक है कि असेंबली 100% मिलके भी इसको चेंज नहीं कर सकती। यानी अगर असेंबली के मेंबरान सब के सब इस पे एग्री हो जाएं कि पाकिस्तान आज से एक सेकुलर स्टेट होगा, तो भी असेंबली के पास ये पावर नहीं है। ये इतनी मजबूत शिक है। तो अब हुक्मरानों को मत देखो कि वो शराबी हैं, कबाबी हैं या क्या हैं। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं आपको। देखो, अमेरिका में अगर कोई सदर बन जाए, इतनी बड़ी दाढ़ी हो, तहज्जुद गुजार हो, नेक हो, परहेजगार हो, तबलीग में चिल्ला लगा हुआ उसका, तो क्या अमेरिका एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि लॉ क्या है भाई, ये सेकुलर स्टेट है। तो इसी तरह पाकिस्तान में कोई मुल्हिद भी अगर वजीर आजम बन जाए ना, एक मिसाल दे रहा हूं, पाकिस्तान के लॉ में यह है कि बन नहीं सकता वो। कोई आर्मी चीफ, अल्लाह ना करे, कोई कादियानी भी बन जाए, तो भी पाकिस्तान उससे सेकुलर स्टेट नहीं बनेगा, क्योंकि वो आइन पर चलने पर मजबूर होगा। क्योंकि शिक क्या है भाई, कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट कोई कानून बोलो बन नहीं सकता। आप कह सकते हो फिर ये इतने सारे कवानीन जैसे अदालती खुला है और बहुत सारे कवानीन इस्लाम के खिलाफ क्यों हैं? उसकी बहुत माकूल वजह है। माकूल वजह यह है कि जो भी इस्लाम के खिलाफ कवानीन हैं उनको विफाकी शरई अदालत में चैलेंज किया जा सकता है और उनको इस्लाम के मुताबिक लाया जा सकता है। तो अगर अवामी ताकत हो और इस तरह से अवाम गैर शरई कवानीन पर आवाज उठाए, हमारी सियासी जमातें आवाज उठाए, तो वो सारे कवानीन चेंज हो सकते हैं। लेकिन हम ये काम करते नहीं है। हम कंटेनर रख के रोड ब्लॉक करके ये उड़ा दो, यूं कर दो, फलाने को उड़ा दो, फलाने को फाड़ दो, और ये यूं हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, ये सब कुछ हम कर रहे हैं। जो प्रॉपर वे में काम है, तमीज से जो काम हो सकता है, वो कर नहीं रहे हम। तो ये चांस भी हमने खुद मिस किया हुआ है। इसमें कोई ना ये करने में ना फौज रुकावट है, ना जरदारी रुकावट है। मैं नहीं कह रहा जरदारी कोई बहुत नेक आदमी है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि जरदारी जैसा आदमी भी इसमें रुकावट नहीं है, जो हालांकि बिल्कुल एक सेकुलर लिबरल समझा जाता है। ये आपके पास, मेरे और आपके पास ऑप्शन है, लेकिन हम ये ऑप्शन यूज कर नहीं रहे हैं। अब विफाकी शरी अदालत के रिटायर्ड जज आए थे चंद साल पहले मिलने के लिए, चाय शाय चल रही है, गपशप हो रही है। मैंने फिर उनसे मसला उठाया, मैंने कहा ये कानून गैर शरई है, अदालती खुलाव की बात की। उन्होंने कहा गैर शरई तो चेंज हो सकता है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल वो करारदाद पेश करे, इधर से आप केस करें, पब्लिक साथ दे, उलमा साथ दे और चेंज हो जाएगा ये। लेकिन इस्लामी नजरियाती कौंसिल को 100 दफा हम बता चुके हैं एक बात, वो टस से मस होने के लिए तैयारी नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? उनको समझाओ, समझ में ही नहीं आ रहा उनके। फिर आपको पता है जब अदालतों पे दबाव होता है ना, तो काम जल्दी होता है। अदालतों को पता है भाई ये मसला फौरन हल करना है, वरना उसको सीरियस ही नहीं ले रही होती वो। सियासी तंजीमों से आप बात करो भाई इस मसले को उठाओ, तो कोई उठने के लिए तैयार होता ही नहीं है। सियासी तंजीमों को इससे वास्ता होता है हमें वोट किस बात में मिलेगा, बस। अगर उनको इस्लाम के किसी ऑर्डर को प्रोमोट करने पर वोट मिल रहा होता है तो इस्लाम जिंदाबाद, अगर इस पे नहीं मिल रहा होता तो उनको इस्लाम से कोई गरज होती नहीं है। तो ये हमारे पास एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन था, अब भी है, हमने बहुत टाइम जाया कर दिया है। तो इसलिए जामियत रशीद की एक पॉलिसी है। जामियत रशीद की पॉलिसी ये है कि भाई मुल्क 4 इदारों से चलता है। एक अदलिया से, जजिस से। मुल्क को चलाने वाली 4 ताकतें होती हैं, जजिस होते हैं, फौज होती है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और सियासतदान होते हैं। सियासत में हम जा नहीं सकते, उसका पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक है नहीं, वो तो अवाम जिसको बनाए वो आ जाएगा। और लेकिन ये सियासतदानों को भी 3 ताकतें चला रही होती हैं। ब्यूरोक्रेट्स चला रहे होते हैं जो अक्सर CSS करके आते हैं, और दूसरा अदालतें चला रही होती है, और तीसरा फौज। तो भाई तालीमी इदारे बनाओ, क्योंकि इन इदारों में जो लोग जा रहे हैं वो सेकुलर और लिबरल स्कूलों के पढ़े, बिकन हाउस, सिटी स्कूल। इनसे आप क्या ये तवक्को रखते हो कि यहां से तहज्जुद गुजार निकलेंगे? ऐसा तो बहुत हुआ तहज्जुद गुजार इन इदारों में गए। और आज किसी ने कोई यूनिवर्सिटी से आए और मुझे कहा कि आपका हम यूनिवर्सिटी में बयान रखवाना चाहते हैं, मुफ्ती साहब यूनिवर्सिटी में ऐसी बेहयाई हो रही है, लड़कियां जो हैं वो अधूरे कपड़े पहन के लड़कों के साथ खेल कूद मचाया हुआ है, उन्होंने टूर्नामेंट हो रहे हैं और आधे आधे कपड़े पहने हुए, ये ऐसे ना, तो आप इस पे बयान करें। मैंने कहा मैं इस पे बयान नहीं करूंगा यूनिवर्सिटी में। कह रहे क्यों? मैंने कहा मुझे पता है इससे खत्म ही नहीं होगा, बल्कि हो सकता है मुझे बैन कर दें हमेशा के लिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी जिसका आप नाम ले रहे हो वो यूनिवर्सिटी लिबरल लोगों ने बनाई है, और उनका बनाने का मकसद तालीम दूसरे नंबर पे था, बेगैरती पहले नंबर। वो ऐसी टीम तैयार करना चाहते हैं, मैं जाके उनके छुरा घोपना शुरू कर दूं, बोले निकल भाई पतली गली से। मैं वहां जाके एक इस्लाम के जो ऐसे ऑर्डर्स हैं जो उनके लिए काबिल हजम हो, सिर्फ वही बयान करूंगा। हाँ, यहां मैंने कहा मिंबर पे बैठ के मैं खुल के हक बयान कर दूंगा। वहां मुझे घुसने दे दिया,
और मैं इस पर मैंने बयान कर दिया ना, मैंने कहा अगली दफा मेरी एंट्री, मेरी क्या तमाम हर तरह के मौलाना और मजहबी लोगों की एंट्री हमेशा के लिए बैन हो जाएगी। मैंने कहा इस बेहयाई जो आप समझ रहे हो यूनिवर्सिटी में है, इसका असल क्या है? असल ये है कि यूनिवर्सिटी चलाने वाले लोगों पे मेहनत की जाए। जो मैनेजमेंट है, जब उसको अंदाजा होगा ना ये गलत है, फिर वो चेंजिंग करेंगे। ये ऊपर से तब्दीली आती है और ये भी नहीं हो सकता तो भाई यूनिवर्सिटी आप बना लो ना। क्या ख्याल है भाई? जैसे जामिया रशीद ने गजाली यूनिवर्सिटी बनाई, अब माहौल किसकी मर्जी का होगा? सेकुलर लोगों की मर्जी का होगा या मौलानाओं की मर्जी का होगा? देखो तालीम सब जगह सेम होती है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। ये मैथ का एक फॉर्मूला है ना। अब हम ये कह सकते हैं मैथ के जो कवानीन है वो इस्लामी है, कह सकते हैं? नहीं भाई मैथ की बेस यहां से शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 और फिर इनको प्लस माइनस और वो बहुत पेचीदा होता, फिर लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो वो किसी मजहब पे उसकी इजारादारी नहीं है। वो इंग्लिश में भी वही है, उर्दू में भी वही है, फारसी में भी वही है, अरबी में भी वही है। वो ना इस्लामी है और ना गैर इस्लामी। तो असरी तालीम ना इस्लामी होती है ना गैर इस्लामी होती है, वो ग्राउंड रियलिटी पर मबनी होती है। फर्क ये है कि वो 2 और 2 4 आप इस्लामी माहौल में पढ़ा रहे हो या लड़का लड़की को साथ बिठा के पढ़ा रहे हो। तो तालीम से हमें थोड़ी कोई नफरत है। जापानीज भी तो साइंस पढ़ते हैं, उनकी भी वही न्यूटन का लॉ, वो भी वही पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं। हम उर्दू में पढ़ लेते हैं या इंग्लिश में कि जो चीज चल रही है चलती रहेगी जब तक रुकेगी नहीं, जब तक कोई रोकने वाली फोर्स ना हो। जापानीज को भी पढ़ते हैं चंग चिंग चिपा चापा टका टका टका, वो इस तरह पढ़ लेते हैं। तो वो उसको चिंग पोंग करके पढ़ लेंगे, चाइनीज उसको चिंगे चिंगे करके पढ़ लेंगे, जर्मन उसको अपनी जबान में। लॉ वो सेम है। तो ना साइंसी उसूल या तालीम जो है ना वो इस्लामी होती है, ना वो गैर इस्लामी होती है, ना वो अल्लाह भला करे आपका सेकुलर होती है, ना वो लिबरल होती, कुछ भी नहीं होती भाई। वो मुशाहिदात पर मबनी एक हकीकत है जिसको हर कौम पढ़ती है और तरक्की करती है। फर्क किससे होता है? माहौल आप क्या दे रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में अगर आप माहौल उनको ये दे रहे हैं, लड़के लड़कियां साथ बैठे हुए आधे कपड़ों में सिगरेट पी रहे हैं, चरस भी पी रहे हैं, तो साइंसदान चरसी बनेंगे, हीरोइनची बनेंगे, चरसी बनेंगे, जानी शराबी कबाबी बनेंगे। लेकिन वही माहौल अगर आप उनको अल्लाह रसूल सिखा रहे हो, आप उनको साइंसी उसूलों से खुदा का वजूद समझा रहे हो, जो कि होता है। देखो बेटा, जब चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन नहीं है तो क्रिएटर के बगैर क्रिएशन का अमल कैसे हो सकता है? तो यहां से साइंटिस्ट पैदा होंगे लेकिन तहज्जुद गुजार होंगे। समझते होगे नहीं समझते? तो अब मेहनत यूं करनी चाहिए थी कि हम सिर्फ मदारिस ना बनाते बल्कि हम यूनिवर्सिटियां भी हम बनाते, उलमा बनाते, स्कूल भी कौन बनाते? 99% तबका तो आवाम का स्कूलों में आता है, मदरसे में तो 1% भी नहीं जाता, उससे भी कम लोग जाते हैं। और मुल्क की बागडोर मदरसे से निकलने वाले तालिब इल्म के हाथ में होती है या स्कूल यूनिवर्सिटी से फारिग लोगों के हाथ में होती है? डीएसपी मदरसे का फारिग होता है या स्कूलों का फारिग होता है? डीसी जो है डिप्टी कमिश्नर, वो स्कूलों का फारिग होता है या मदरसे का फारिग होता है? स्कूलों का होता है। आर्मी चीफ मदरसे से आता है, स्कूलों से आता है। तो सारा तबका तो स्कूलों यूनिवर्सिटियों से आ रहा है। ये हमने हवाले कर दिया, कोई आगा खानी चला रहा है, कोई कादियानी चला रहा है, कोई बिल्कुल ही सेकुलर चला रहा है, सारे मजहब मुखालिफ लोग वो ये इदारे चला रहे। और हम कह रहे हैं मुल्क में इस्लाम क्यों नहीं आ रहा? कहां से आएगा भाई इस्लाम? मुल्क चलाने वाले सेकुलर लिबरल लोग हैं तो कहां से आएगा? ये तो फिर भी अल्लाह की कुदरत है कि ऐसे सेकुलर इदारों से फारिग होकर भी आपका आर्मी चीफ हाफिज है। ये तो आर्मी का कुछ की पावर है कि वो मजहब के बगैर चल नहीं सकते। मैं एक दफा वाइस एडमिरल से जो ऑन ड्यूटी थे उनसे हमारी मुलाकात हुई, अब शायद रिटायर हो गए होंगे। उन्होंने बताया कि हम बाहर मुल्कों में जाते हैं, हम देखते हैं कि वहां की फौज अपना मजहब से रिश्ता खत्म नहीं करती। वहां की फौज, हालांकि उनके मजहब बातिल है, तो हमें एहसास हुआ कि हम तो बरहक मजहब को फॉलो करते हैं, हम मजहब से रिश्ता कैसे खत्म कर लें? तो अगर ये स्कूल हम ठीक कर लें, हम यूनिवर्सिटियां अपनी बनाएं, नेक लोग उठे और क्या हम यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे, तालीम सब जगह सेम है, माहौल हम अच्छा देंगे, तो आज मुल्क के हालात वो ना होते जो हमें नजर आ रहे हैं। तो हमारा अपना किया कराया है भाई। जब हमसे कुछ हुआ नहीं है तो हमने कहा पाकिस्तान गैर इस्लामी मुल्क है और जो है ये सेकुलर स्टेट है। ना 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 ना, ना। हमारी पाकिस्तान की मिसाल ऐसे है जैसे हमारी मिसाल, हम नाम के मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं लेकिन इस्लामी तालीमात पर अमल नहीं करते, तो इस वजह से हमें काफिर नहीं हो जाते। हम कहा हमें मुसलमान ही जाएगा, तभी तो हमें कहा जाएगा आप मुसलमान हो के नमाज नहीं पढ़ रहे, आप मुसलमान हो के ये काम कर रहे हो। काफिर को थोड़ी कहा जाएगा तू कमबख्त, तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता, तू ये क्यों नहीं कर दो। मैं मानता ही नहीं नमाज को, हम मानते अमल नहीं करते, तभी हमें ताने दिए जाते हैं। तो पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है,
लेकिन अमली तौर पर उसमें बहुत सारी चीजें गैर इस्लामी है। जब अमली तौर पर गैर इस्लामी है तो ताना दिया जाता है, और ये ताना बनता है क्योंकि इस्लामिक स्टेट है, इसी वजह से ताना दिया जाता है ये गैर इस्लामी काम क्यों हो रहा है। अमेरिका में थोड़ी कहा जाएगा कि ये है। मैंने अमेरिका में जाके अदालती खुला के खिलाफ बयान नहीं किया कि अमेरिका में ये लॉ इस्लाम की तालीमात के खिलाफ हो गया, हम इस्लाम को मानते ही नहीं भाई। पाकिस्तान में तो हम बयान करते हैं, वजीर दाखिला ने वो खुलवल्ला गलत पढ़ ली थी ना, उस पर लोगों ने कहा ये कैसा इस्लामी मुल्क है, वजीर दाखिला खुलवल्ला गलत पढ़ रहा है। मैंने कहा ये इस्लामी मुल्क है, नहीं आती फिर भी पढ़ रहा है। अमेरिका में नहीं कोई खुलवल्ला पढ़ता, समझ रहे हो। तो इसलिए पहला अपना कॉन्सेप्ट ये क्लियर करो, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, तभी हम इस मुल्क के लिए लड़ने को जिहाद समझते हैं और शहादत को शहादत समझते हैं। एक बात तो ये, दूसरा जो इसमें इस्लाम अब तक नहीं है, ये गलती मेरी और